कैपेसिटर के बेस पे एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। इस तरह के नेटवर्क पे बेस्ड है, कॉमनली पूछे जाते रहते हैं। जरा नेटवर्क को गौर से समझना। ये हमने कुछ कैपेसिटर लेने हैं। ये कैप नेटवर्क हो गया, 2 पॉइंट ए और बी के बीच में। हर कैपेसिटर सेम वैल्यू का मान के चल रहे हैं यहाँ पे। हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? सी है। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसको करने का एक स्पेशल ट्रिक है। वो तरीका क्या है? मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लेट से इनको कोई नाम दे दिया, C1, C2, C3, C4, C5। ये सारे के सारे जो है सेम वैल्यू के हैं सी के। तो आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले इस डायग्राम को एडजस्ट करना है। ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। थोड़ी देर उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट डिटेल से हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, और उस कंसेप्ट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जरा गौर से समझना है बात, नई चीज है, मैं कुछ नया करा रहा हूँ। हमारे कंसेप्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सेकंड यूनिट का कंसेप्ट है, वो मैं बता रहा हूँ, जरा गौर से समझना। रेजिस्टेंस के लिए है। यदि कहीं पर 4 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हैं चार साइड पे, एक एक क्वाड्रिलेटरल की, रेजिस्टेंस का नाम है PQRS। ये एक डायगोनल है। इस डायगोनल में कोई दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको कह रहा हूं मैं X। या यहां पर हम कोई गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दूसरा डायगोनल ये बाहर गया, इस पे लगा दिया बैटरी। यहाँ पे जो करंट है उसका नाम मैं दे रहा हूं IG। गैल्वेनोमीटर का नाम या IX का नाम। ये कहता है कि इफ IG इक्वल टू 0, यानी ये गैल्वेनोमीटर या अननोन रेजिस्टेंस की तरफ वाला करंट कितना है? 0 है। देन P/Q इक्वल टू R/S। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, गौर से समझ लो। PQRS साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, PQRS PQRS कह रहा है। एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगाई, दूसरे डायगोनल में कोई अननोन रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो यदि P/Q इक्वल टू R/S है तो करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, और यदि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा तो P/Q इक्वल टू R/S होगा। ये रेजिस्टेंस के लिए है, यही चीज यहाँ पे हमारी कैपेसिटेंस के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि ये पोटेंशियल के प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी कैसे काम करेगा जरा 2 मिनट बाद समझते हैं। पहले हम इस डायग्राम को एडजस्ट कर लें। अपने इस डायग्राम को हमें इसी टाइप का कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा गौर से समझना। ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। लेट से मैंने इस पॉइंट, ये ए वाला यही है पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने के कह दिया, इस पॉइंट को एल कह दिया, और ये वाला हमारा बी हो गया। यहाँ बी आ गया। के पॉइंट को मैं यहाँ ले रहा हूँ एक साइड में। ये जो के पॉइंट था ये साइड में लिया। क्यों साइड में लिया अभी समझ में आएगा आपको। तो ए
और के के बीच में लगा हुआ है C1, ए और के बीच में लगा हुआ है C1, ये ए और ये एल, इनके बीच में लगा है C2। गौर से देखो, ए और एल के बीच में क्या लगा है C2, तो हम उसको इधर की ओर लेंगे। ये हमारा हो गया एल और ये हो गया C2, ये वाला था C1। जरा गौर से इतने डायग्राम को समझने का प्रयास करें। फिर देखते हैं आगे, के और एल पॉइंट के बीच में C3 है, के और एल के बीच में क्या है C3। एल और बी, इनके बीच में है C4, ये हो गया एल और बी, इनके बीच में आ गया C4। के और बी के बीच में यह दिख रहा है हमें C5, ये वाला कहाँ है, बी और के पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ पे हमारा आ गया C5। जरा गौर से समझिए डायग्राम का कन्वर्जन कैसे करा हमने। अब अगले स्टेप पे आते हैं। हमने यहाँ पढ़ा था P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा, तो जो डायगोनल है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। सेम बात यहाँ हो जाएगी, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इसलिए इनका रेशियो भी सेम होगा। इनका रेशियो सेम होगा तो बीच वाली साइड में यानी कि C3 में कोई चार्ज नहीं जाएगा। अब ये बात हमें लिखनी है, एज C1 अपॉन C5 इक्वल टू C2 अपॉन C4, because all have same value C, therefore by Wheatstone bridge principle, above is balanced। ऐसे जब होता है तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। therefore no charge will flow through C3, ये वाला C3 है, इसके थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। hence it will not participate in सर्किट, ये सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। therefore न्यू डायग्राम, एक और फिर नया डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। बेटा जी वो क्या हो जाएगा, गौर से समझना, बीच में से C3 हटा देंगे, बाकी सारा लगे रहेगा। अमन ये क्या हो रहा है, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। ये था C1, C5, C2 एंड C4। ये वाले दोनों आप देखेंगे ये सीरीज में है, ये वाले भी सीरीज में है, और फिर जाके पैरेलल होंगे। नाउ C1 C5 आर इन सीरीज,
therefore their net resistance C15 नाम दे दें। दो जब सीरीज में होंगे तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होगा, C1 C5 अपॉन C1 प्लस C5। तो C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, ये हो जाएगा C/2। सिमिलरली ये C24 के लिए C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4, C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, अगेन ये C/2 हो गया। अब फिर एक नया डायग्राम बना लें हम। ये ए पॉइंट था, इस तरह से डायग्राम हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। ये हो गया C15, ये हो गया C24। फाइनली C15 and C24 are in parallel, therefore net capacitance of circuit C equal to C15 plus C24 equal to C/2 plus C/2 equal to C. That is your answer. देखिए गौर से, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा जी? दोबारा समझाऊं या अगला क्वेश्चन ले लूं? हाँ बेटा, नेक्स्ट ले लूं? चलो चलो, अब एक छोटा सा हम काम करते हैं। मैं जो अभी एक कंसेप्ट पढ़ाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन, इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता दूं कि जो डायग्राम हमारा ये वाला था, इसी टाइप का डायग्राम रहेगा। वैल्यूज भी सेम रखूंगा, लेकिन मैं कुछ चेंजेस करूंगा। जरा उसके चेंज में अकॉर्डेंस करके आप मुझे बताएंगे इसमें काम करना क्या है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। राइट बेटा, पिछले में आपको मैंने ऐसे 3 कैपेसिटर्स लगाए थे, ठीक है। एक ऊपर से जा रहा था कैपेसिटर, मैं अब ऊपर से कैपेसिटर की जगह सिंपली वायर रख रहा हूं। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। ऑल आर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। जरा गौर से बताइए, पिछले क्वेश्चन से इसमें यहाँ के मैंने 2 कैपेसिटर नहीं लगाए हैं, बाकी सेम है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पिछले के मेथड से या कुछ चेंजेस आएंगे? क्या करना होगा? जरा गौर से देखो, समझो, बताओ। मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताऊं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए हमेशा कहते रहता हूँ, 11th में भी आपसे साल भर एक बात कहते रहा। वो बात क्या थी? है बेटा, वो 5 न्यूमेरिकल वाली बात दूसरी है। हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? डायग्राम बनाना। ये डायग्राम हमारा प्रॉपर नहीं है जिससे हम समझ पाए या कंक्लूड कर पाए। तो हमें पहले इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। और डायग्राम सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने ये पढ़ा था अभी, और कोई तरीका है ही नहीं। तो हम इस तरीके की तरफ बढ़ेंगे आगे, फिर देखेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है या नहीं लग रहा है। राइट बेटा, तो जरा फटाफट इसका हम सॉल्यूशन को देखें। पहले की तरह ले रहा हूं। ए पॉइंट ये रहा, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए, के और एल। ए से के बीच में
ये के पॉइंट मान लिया, एक कैपेसिटर आ गया और थोड़ा, ठीक है। ए से एल के बीच में सिर्फ वायर है, कुछ नहीं है, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे एल ले लेंगे, जिसको हमने सिर्फ ऐसे ही ज्वाइन करना है। के से एल के बीच में कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। एल से बी के बीच में एक कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया। और के और बी के बीच में, के और बी के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, सिंपली वायर। और किसी बच्चे का कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब जरा गौर से समझना बेटा, ये के और बी पॉइंट सेम हो गए क्योंकि इनके बीच में कोई और वायर नहीं है। ऐसे ही यहां से ए और एल पॉइंट सेम हो जाएंगे, यानी इसका फिर एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, इक्विवेलेंट डायग्राम। वो इक्विवेलेंट डायग्राम मुझे क्या कह रहा है कि ए पॉइंट और एल पॉइंट दोनों यहां पर हैं, तो ए से यहां पे देखो तो के और बी पॉइंट भी यहीं पे हैं, के और बी पॉइंट भी यहीं पे अलग है। ए से के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये ए और के हो गए, उनके बीच में एक कैपेसिटेंस हो गया। के और एल के बीच में एक है, तो ये एल और ये के, इनके बीच में एक हो गया। एल और बी के बीच में एक है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, तो इनके बीच में एक और लगा दिया। तो अब ये सर्किट क्या बन गया, तीनों पैरेलल हो गए, नहीं हो गए? गौर से समझ लो, ये हमने दोनों पॉइंट को एक कैसे कहा, क्योंकि जब वायर से कनेक्टेड है तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, उसको अलग से काउंट नहीं करते, इसलिए वो दोनों पॉइंट सेम डील होंगे। बीच में कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या कोई भी पार्ट लगा होता तब वो अलग होते। तो उस तरीके से तीनों पैरेलल में हो गए। जब ये तीनों पैरेलल में हो गए तो हम क्या निकाल देंगे, नेट कैपेसिटेंस। देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी डैश सी प्लस सी प्लस सी। तीनों पैरेलल में तो सम हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा 3C। देखिए गौर से समझिए इस चीज को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट जो कल लिए थे उससे मिलता जुलता भी है और हटके बिल्कुल है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो हॉट्स टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं बोर्ड के होते हैं, उनमें से एक रहता है। गौर से समझेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कंसीडर टू conducting sphere of radius r1 and r2। अब ऑब्वियसली दो रेडियस नहीं है तो एक छोटी या बड़ी होगी, तो मान लिया r1 बड़ी है, r2 छोटी, तो यहीं पे हम मार्क कर दें r2 लेस देन r1। अब क्वेश्चन है, इफ बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, if both are at same potential, the large, लार्ज कौन सा था, R1 वाला, हैज मोर चार्ज, तो बड़े फिर चार्ज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी, state whether the charge density of bigger sphere is
मोर और नॉट। ये सिंपली भाषा में हमसे पूछ रहा है जी, बताइए सिग्मा 1 ग्रेटर होगा या सिग्मा 2। तो दो हमारे हो गए, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है। तो हमें करना क्या है, टू चेक वेदर सिग्मा 1 ग्रेटर इक्वल या लेस देन सिग्मा 2। हमें इसमें से चेक करना है इन तीनों में से कौन सा साइन चलेगा। जरा गौर से इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए और मुझे बताइए कि क्या किस तरीके से हम चीज को स्टार्ट करें। एनी आइडिया? कॉपी पेन लेके बैठे हैं बच्चे लोग साथ में? तो बेटा कुछ हल्का सा लिखने की कोशिश करो, तभी समझ में आएगा। भले ही आधा वर्ड लिखो, एक वर्ड लिखो, जितना आप एफर्ट करोगे तभी समझ में आएगा। अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन टफ नहीं है, सब कुछ इसके अंदर दे रखा है, हमें 2-3 लाइन की कैलकुलेशन पे दिमाग लगाना है। देखो बेटा, 11th में क्लास में आपको एक हमेशा चीज बताता था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम बनाओ और गिवन आइटम्स को नोट करो सिंबॉलिक फॉर्म में। यहां पर हमें एक वर्ड बड़े काम का दे रखा है, वो वर्ड ये है, क्या है ये? सेम पोटेंशियल दे रखा है इन दोनों का। तो सेम पोटेंशियल यानी कि V1 इक्वल टू V2 हो गया, और स्फेयर का या स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल का फॉर्मूला वो पॉइंट चार्ज वाला ही है, हम कई बार यूज कर चुके हैं, तो उसको लिख दें यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आता तो Q1 अपॉन, इतना ही होगा ना बेटा जी। देखो अब ये अपने आप में कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मुझे Q1 अपॉन Q2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? ये हो जाएगा R1 अपॉन R2। मुझे पूछा है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के कंडीशन के बारे में। तो एक चीज पहले मैं गौर करूं कि मेरा चार्ज किस पे ज्यादा है। तो मेरा R1 ग्रेटर देन R2 है, तो ये रेशियो मोर देन 1 होगा, तो ये भी मोर देन 1 होगा, यानी कि Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा। तो हम इसको भी चाहें तो लिख लें एज R1 ग्रेटर देन R2, देयरफॉर Q1 ग्रेटर देन Q2। जैसे इस क्वेश्चन में तो बात गिवन में है, लेकिन कहीं पे पूछा जाएगा तो भी हमारे काम की हो जाएगी ना। आ जाते हैं इस चीज सीधे सीधे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। देयरफॉर रेशियो निकालने, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे में हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। हमें पता है किसी स्फेयर या स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया हो गया। यहाँ पे 4 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी चीज पलट जाएंगी। Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाइड बाय R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू रख दूं मैं,
R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाइड बाय R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये एक एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, R2 अपॉन R1 आ जाएगा। अब हमने देखा था R1 लेस देन R2 है, R1 ग्रेटर देन R2 है, R2 लेस देन R1 है, तो इसका मतलब ये रेशियो लेस देन 1 होगा। सो देयर एज R2 इज लेस देन R1, therefore sigma 1 upon sigma 2 is less than 1। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2, यानी कि डेंसिटी छोटे वाले स्फेयर की ज्यादा होगी। गौर से समझिए, काम करा कितना है, बहुत ज्यादा है ही नहीं। यदि फिर से बताऊं तो ये हमें दो पोटेंशियल सेम दे रखे थे, उनको रख के ये रिलेशन निकाली जिससे हमने कंक्लूड करा, बस सीधे सीधे आ गए हम डेंसिटी के रेशियो पे। इज इट ओके? अब बेटा मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, उस पर अपने आप जो भी बताऊंगा वो सब न्यूमेरिकली हैं, बट आपको उसे टॉपिक की तरह, कंसेप्ट की तरह डिस्कस करना है। पुरानी चीज है, लेकिन कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, कंसेप्ट एक ही रहता है। जैसे कहीं पे आपको कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, ग्राफ के बाप से पूछा जाएगा कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें ग्राफ ले रहा हूं, यहाँ पे पोटेंशियल और 1/r के बीच का ग्राफ है। ये भी हॉट्स का हमारा एक क्वेश्चन है। एक ग्राफ ये हो गया और ये दूसरा ग्राफ हो गया, दोनों के क्लियर कट एंगल में अलग अलग ले रहा हूं। ये चार्ज Q1 के लिए है, ये चार्ज Q2 के लिए। हमें दो बातें पूछी जाएंगी, मैं बहुत, क्योंकि टाइम का मैं लंबा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, दो मेन पॉइंट हैं इस क्वेश्चन में। व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2, यानी पॉजिटिव नेगेटिव क्या साइन है। और दूसरी बात जो पूछी जाती है, विच ऑफ टू चार्जेस हैज लार्जर मैग्नीट्यूड। तो फटाफट सॉल्यूशन पे आता हूं। बेटा यहां से डायग्राम से बहुत क्लियर है, फ्रॉम डायग्राम, पहला पार्ट के लिए बात कर रहा हूं। स्लोप ऑफ Q1 is positive, therefore Q1 equal to positive, and similarly Q2 equal to negative। अब ये कैसे कहा मैंने, याद रखने वाली बात तो है ही, साथ में समझना भी जरूरी है। तो यहां पर हम गौर करें, हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था कि 1/4πε0 Q/r। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा V 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q के इक्वल। या V और 1/r का रेशियो कह दें, V और 1/r का रेशियो कह दें, तो ये KQ के इक्वल आता है, यानी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ये पॉजिटिव होगा तो चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो चार्ज नेगेटिव है। ये वाला कंसेप्ट लग गया हमारा। सेकंड पार्ट कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। तो भाई इस डायग्राम में देखें, स्लोप किसका ज्यादा है,
ये स्लोप को मैं θ1, ये स्लोप को θ2 कह दूं। तो एस θ1 इज लेस देन θ2, कहां से लिखा? फ्रॉम डायग्राम। देयरफॉर tan θ1 लेस देन tan θ2। ये हम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, ध्यान देना। ये कैसे करा है? मैग्नीट्यूड वाइज करा है हमने। प्लस और माइनस के साइन नहीं ले रखे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है? विच ऑफ टू चार्जेस हैज लार्जर मैग्नीट्यूड। अब टेन थीटा क्या होगा? ये चीज अपने आप में टेन थीटा के इक्वल हो गई। स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसके हिसाब से हमें देखना है, तो जिसका टेन थीटा ज्यादा है उसी का स्लोप ज्यादा है। जिसका टेन थीटा ज्यादा है उसी का स्लोप ज्यादा है। तो हम इसी चीज को यहां कंक्लूड करके लिख देंगे। एज द स्लोप ऑफ Q2 is larger, therefore it has larger magnitude। it has larger। समझिए गौर से बेटा।